भूल गए। तो एसक्यूएल क्वेरी आपका जो है, जैसे गेट एम्प्लॉय, जैसे यहाँ एक क्वेरी दिया हुआ गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो सिंपल जो आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट डीडीएल, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट लिख रहा है, डीएमएल या डीडीएल? सेलेक्ट स्टेटमेंट किसका पार्ट है, डीडीएल या डीएमएल? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल का कोई एग्जांपल? हाँ, तो यहाँ पर सिलेक्ट एस्टिस फ्रॉम एम्प्लॉय यानी कि सिलेक्टिंग ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो इस तरह का क्वेश्चन, आंसर भी साथ में दिया हुआ है इसमें, एक एक लाइन का जो क्वेरी है। अब ये क्वेरी आपका माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल सब जगह सेम काम करता है। एमएस एक्सेस, जहाँ जहाँ भी डेटाबेस में आप टेबल रखे हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज सब जगह ज्वाइन भी रहता है, सब रहता है। हाँ। अब ये कुछ लिस्ट ऑफ क्वेरी दिया हुआ है इसमें, क्वेरी का सॉल्यूशन के साथ। तो क्वेरी का सॉल्यूशन के साथ का मतलब है कि ये क्वेरी से आपको आइडिया मिलेगा कि अगर इस तरह का रिकॉर्ड, अब ये सारे चीज को आप चेक कर सकते हैं, एसक्यूएल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम टेबल एक क्रिएट कर लीजिए जो ये एग्जांपल दिया हुआ है, और उस टेबल पर ये जितना क्वेरी दिया हुआ है, लिस्ट 40, 50, 60 जितना भी है, वो सब का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। यू विल चेक दैट कि व्हाट इज द आउटकम जनरेटेड बाय राइटिंग दैट स्टेटमेंट। तो इससे क्या होगा कि आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे कि इस तरह का क्वेरी हमको कैसे लिखना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट कमांड सब याद करके रखने से तो याद रहता है। दूसरा कि आपका जो एक बुक आता है सीजे डेट आरडीबीएमएस का, उसमें बहुत सारा टेबल, रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। रिलेशनल कैलकुलस और अलजेब्रा तो होना चाहिए, है। सिग्मा ये है ना, इक्विजॉइंट। आरडीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ रहे हैं तो फाइनल आपका उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस तभी होगा ना जब उसका किसी डेटाबेस से ओरिएंटेशन होगा। बिना डेटाबेस के आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी बना रहे हैं, जब आप उसके रिपोर्ट को कहीं होल्ड करके रख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसका प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बनाने का क्या बेनिफिट है, ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आपसे पूछा जाएगा तो उसमें ये तो पूछा ही जा सकता है, ठीक है। नंबर सीरीज है। अब कोर जावा और सी हैंडआउट का मतलब ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल राउंड के लिए, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे टेक्निकल राउंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, क्योंकि टेक्निकल राउंड से आप मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड रहते हैं। मैक्सिमम पेपर जो आप बोलेंगे उसको आप पढ़े हैं, आप समझे, रिकॉग्निशन आपका फास्ट होगा, रिस्पॉन्ड भी फास्ट कीजिएगा, लेकिन उसमें प्रैक्टिस का जरूरत है। एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब में प्रैक्टिस का जरूरत है, और बिना प्रैक्टिस के फिर आपका जो है एक्यूरेसी नहीं हो सकता है, मतलब आपका रिजल्ट। तो पहला राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला राउंड अगर ओके हो जाता है, देन सेकेंड राउंड में पैसेज राइटिंग में हमको नहीं लगता है जिसका थोड़ा सा इंग्लिश सही होगा वो पैसेज राइटिंग कर सकता है, और इजीएस्ट सेंटेंस बनाकर, नॉट अ टिपिकल सेंटेंस। तो आसान सेंटेंस बनाइए, आसान वर्ड यूज करके, ठीक है, तो आपका पैसेज राइटिंग भी हो जाएगा। सर इंग्लिश का क्वेश्चन देखा ही नहीं एक बार। इंग्लिश का तो इसमें अभी है नहीं, इंग्लिश का चूंकि हम लोग एरिया नहीं है, इंग्लिश में बहुत सारे लोग इंग्लिश में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए उसका डिटेल्स हम नहीं रखे हैं। इंग्लिश में पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, पैराफ्रेजिंग, यही सब ज्यादा रहता है। एंटोनिम्स भी रहता है। हाँ हाँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉमन एरर्स। आप कॉमन एरर्स बोल दीजिए, सब आ जाएगा। हाँ, कॉमन एरर बोलिएगा तो सब आ जाएगा उसमें। टेक्निकल राउंड में जैसे अभी स्कूल का बताया ना, इसके लिए टेक्निकल राउंड में जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोर जावा से, नॉट एडवांस जावा, ठीक है ना। तो कोर जावा ही सिलेबस में मैक्सिमम है। आप एडवांस जावा कर लिए, स्टार्ट्स कर लिए, सर्वलेट, बीन, आरएमआई, वो आपका एड ऑन एडवांटेज है, ठीक है ना। लेकिन बेसिक क्राइटेरिया आपका जो होता है बेसिक्स, तो कोर जावा से रिलेटेड तो टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारा लिस्टिंग हम लोग शेयर कर देंगे आपको,
यानी कि ये सर, हाँ इंटरव्यू में सारा आंसर को इंग्लिश में देना मैंडेटरी रहता है? देखो, अब सारा आंसर का मतलब है कि जो डेफिनेशन होगा, अब इनहेरिटेंस तुमसे पूछा जाएगा तो इसका हिंदी में जवाब तुम नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुमको हिंदी वर्ड में नहीं मिलेगा। इनहेरिटेंस को, इनकैप्सुलेशन को समझाने के लिए एग्जाम्पल आप हिंदी बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसको डिफाइन करना हुआ तो इंग्लिश में ही तो डिफाइन करेंगे। तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको तो इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा, इंग्लिश में डिफाइन करना होगा। हाँ, एक्सप्लेन आप हिंदी में कर सकते हैं, वहां आपसे पहले ही पूछा जाएगा इफ यू फील कंफर्टेबल इन हिंदी देन यू जस्ट से इन हिंदी, ओके सर। से इन हिंदी, मतलब गिव द आंसर इन हिंदी। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, क्योंकि आपके बोले 2 बार बोल दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो पहले ही पूछ लिया जाएगा कि अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी। मेनली ये चीज चेक करना है कि आप इंग्लिश हिंदी जानते हैं, ये नहीं, ये चीज चेक करना है कि जो आपका कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है ना। तो इंग्लिश हिंदी वहां मैटर नहीं है। हाँ, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल के लिए इंग्लिश आपको जरूरी है, क्योंकि पैसेज राइटिंग तभी लिख पाएंगे सही से जब आपके पास लिस्ट ऑफ वर्ड होगा, वोकैबुलरी होगा, ग्रामर का आइडिया होगा, तभी सही से लिख पाएंगे। क्योंकि वहां किसी तरह का असिस्टेंस, गूगल सर्च इंजन या किसी तरह का कोई असिस्टेंस नहीं, गूगल असिस्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कि आप ग्रामेटिकल चेक कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश चेक कर लीजिए, ये सारा चीज ऑप्शन नहीं रहेगा। तो उसका सबसे अच्छा चीज है कि आप सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस जनरेट करिए टॉपिक के को कोरिलेट करते हुए, दैट इज द ओनली वे। दूसरा, टेक्निकल राउंड के लिए आपको नहीं सोचना है, क्योंकि टेक्निकल राउंड में मोर और लेस आपका जो पढ़ा हुआ चीज है वही पूछेगा, और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप इसमें कितना एक हफ्ता में इतना तैयारी हो जाएगा तो 20 दिन तो बहुत ज्यादा है। सर डीप लर्निंग वाला रिजल्ट कब आएगा? आ जाएगा, 100 प्रोसेस है, अभी 1 वीक लगेगा आपका। हाँ हाँ, देखो वो सब चीज, ये जो चीज बता रहे हैं आप, पाइथन का भी नोट हैंडआउट मिल जाएगा आपको, क्योंकि पाइथन आप मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है करंट रहता है, पाइथन में आप वर्क किए हैं, अभी वर्कशॉप भी किए हैं, तो हमको लगता है कि पाइथन का बहुत सारा कंटेंट्स होगा आपके पास। पाइथन का भी हैंडआउट है, वो जितना भी टेक्निकल एस्पेक्ट है सबका हैंडआउट अवेलेबल करा दिया जाए। इसमें क्वेश्चन विथ आंसर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो आंसर रहेगा वो आंसर आपको डिलिमिट नहीं करना, उससे आप आगे भी बोल सकते हैं। वो एक पॉइंट हो गया गाइडलाइन के लिए कि अगर पूछा जाए तो इसको ये बताना है, ठीक है ना। तो इसलिए टेक्निकल में उतना दिक्कत नहीं है, बाकी सारे चीज के लिए हाँ आपसे पूछा जाएगा कि इन विच, आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सा, इसीलिए सीवी भी आप उसी हिसाब से बनाएंगे। आपका जो सीवी होगा, हाँ वही रिज्यूम है, वो सीवी आ जाता है। रिज्यूमे जो आप बनाएंगे वो आपका उसी हिसाब से बनेगा। ऐसा नहीं कि सिलेबस में आपका जितना पेपर सब पेपर डाल दीजिए, ठीक है ना। अगर सीसीएन एमसीएससी पढ़ाया गया है और सीसीएन एमसीएससी में कंफर्ट नहीं है, डोंट मेंशन इट, बिकॉज फिर वहां पर नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो आपका आपके लिए माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो सीवी या आपका रिज्यूमे में वही चीज मेंशन रखना है जिसको आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। बाद में आप रिज्यूमे अपना चेंज कर लीजिए, इस जब विप्रो में या किसी में जा रहे हैं तो वहां पर रिज्यूमे उसी हिसाब से। ऐसा नहीं कि हम अपने बारे में बहुत सारा बताना चाहें रिज्यूमे में और हमारा जवाब हमारे पास बहुत कम हो, ठीक है ना। तो दोनों फैक्टर वर्क करता है। तो पूछ लिया गया आपसे कि सी में कंफर्ट है तो सी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जावा में कंफर्ट है तो जावा से ही पूछा जाएगा। लेकिन आप सेलेक्ट करने के बाद उसमें जवाब नहीं दे पाएंगे तो दैट इज योर माइनस पॉइंट, क्योंकि वो टॉपिक तो आपने सजेस्ट किया, टॉपिक तो नहीं बोला कि हम आपको जावा में ही पूछेंगे। आपने बताया कि जावा में हम कंफर्ट हैं, बेसिक्स बताया ना, बेसिक्स का मतलब बेसिक्स, डेटा टाइप नहीं। कोडिंग पूछ लेगा तो क्या दिखेगा, वो तो आप बता ही दीजिएगा, कोडिंग आप बता दीजिएगा।
इसलिए कोडिंग नहीं पूछता है, वो बेसिक चीज पूछता है, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड। अब जावा में जेवीएम क्या है, बाइट कोड क्या होता है, ठीक है ना, कौन सा वर्जन पर काम किए हैं आप, जेडीके का कौन सा वर्जन पर काम किए हैं, कौन सा आईडी में काम किए हैं, नोटपैड में और आईडी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे नेटबीन्स, केपलर, इक्लिप्स, जितना भी आप नाम ले लेंगे, तो डिफरेंस क्या है आईडी में और नोटपैड में लिखने में डिफरेंस क्या लिखने है? भी बोलता है क्या सर? हैं? लिखने भी बोलता है क्या? प्रोग्राम लिख के दिखाइए लैपटॉप पे। प्रोग्राम पीछे बात नहीं कीजिए। अब जैसे क्या है कि आपको क्लास में प्रोग्राम कभी कभी बहुत बार ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है ना, पीएसबीएम, ये एक बार ऐसा हुआ कि ये p.s.b.m लिख दिया, और ये एक्चुअली उसको पता ही नहीं था कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है और इसमें कहीं डॉट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जावा में, हाँ, और वो जो भी स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो पास करते हैं। अब ये हर एक कीवर्ड का इंपॉर्टेंस है, कुछ मतलब होता है। आपको केवल पीएसबीएम में ही जो है ना 4 घंटा वाइवा हो जाएगा, आपसे 4 घंटा का वाइवा ले लिया जा सकता है इसमें। हाँ, अब इसमें से किसी एक का यूज क्यों आप कर रहे हैं प्रोग्राम में नहीं बता पाइएगा तो पता चल जाएगा कि इस पूरे बैच को ये पता नहीं है इस चीज को, तो यही चीज सबसे पूछा जाएगा। इसलिए एक जो आपका इंटरव्यू होता है ना, वो बाकी इंटरव्यू को भी अफेक्ट करता है। 4 घंटा कहने का मतलब कि 4 घंटा जो इंटरव्यू चलेगी उसमें जो भी आएगा उससे ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर एक जवाब भी नहीं मिला तो। हाँ। मतलब अगर पूरे दिन इंटरव्यू चलेगी और जवाब नहीं मिलेगा तो जवाब तो खोजेगा जाएगा ना, किसी से तो जवाब आएगा। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है, अगर आप जवाब ज्यादा दे रहे हैं तो आप पर ज्यादा समय दिया जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कम जवाब दीजिए, ठीक है ना। आपसे लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा ये इसके पास कॉन्सेप्चुअल इसके पास है, तो आप एक आध खुद बताओ। तो जनरली आप खुद अपने फंसते हैं, पूछा जाता है एक चीज, आप बताते हैं 3 चीज, तो ये एक चीज तक था, अब ये 3 चीज नया 2 चीज और मिल गया पूछने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले के पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं रहता पूछने के लिए, तो आपसे पूछा जाइए तो यही बताइए, ठीक है ना। ये पूछा जा रहा है तो ये इतना 5 चीज आप जानते हैं, ज्यादा नॉलेज बताने का नहीं, नॉलेजेबल पर्सन स्किल अपना बताना नहीं है वहां। पहले वही चीज तुम देखो, चीटिंग का ऑप्शन नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर एचआर राउंड के बारे में और बता सकते हैं? एचआर राउंड के बारे में बता रहे हैं ना, पहले 2 राउंड क्लियर कीजिए फिर एचआर राउंड के बारे में सोचना है। एचआर राउंड में आपका जनरली वर्क ये सब के बारे में ही ज्यादा डिस्कस होता है एचआर राउंड में, आपको इतना पेमेंट दिया जाएगा, ये सारा चीज। अरे सर बिहार के बारे में भी पूछता है। तो क्या दिक्कत है, बिहार के बारे में नहीं जानते हैं आप, क्यों आना चाहते हैं, ये सब नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है, ये सब आपको आईएचएस क्लास में बता दिया जाएगा। हाँ, इंटरव्यू हैंडलिंग में ये इसके सब बाद स्टार्ट पुलिस होगा, ये सब। वेरिफिकेशन भी होता है। अरे भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? तुम्हारा नहीं ना है? नहीं सर, मेरा तो नहीं है अभी तक। हाँ, तो काहे के लिए परेशान हो रहे हो उसको, जिसके साथ प्रॉब्लम है उसको परेशान होने दो। क्या सब शेड्यूल बन रहा है, आजकल में आपको बता दिया जाए। कितना बार बताएं जी एप्टीट्यूड के लिए? सर ये थोड़ा पीडीएफ शेयर कर दीजिए तो। सर प्लेसमेंट ड्राइव का डेट क्या है एग्जैक्ट?
हाँ, तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे under data manipulation group of instructions. There are three category: arithmetic, logical, and shifting group of instructions. And after that, there is third category of OP code field instruction, that is program control group of instructions. So इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वी डिस्कस इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें आप जो भी फर्स्ट सेम में पढ़े थे, यानी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, यहाँ पर दोबारा हम रिपीट नहीं करने जाएंगे कि कीबोर्ड किस तरह का होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, एक्सटेंडेड कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर आपका जो है वो आउटपुट डिवाइस में यूज होता है, प्रिंटर कितने तरह का होता है, वो सारा चीज जो है, हाँ उसमें हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट इंटरफेस आर्किटेक्चर। बात नहीं पीछे, इनपुट आउटपुट इंटरफेस आर्किटेक्चर, दैट मीन्स जो पोर्ट हम लोग यूज करते हैं उस पोर्ट का इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है, उसमें डेटा रजिस्टर कितना होता है, बफर रजिस्टर क्या काम करता है, आपका कंट्रोल रजिस्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेटस रजिस्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। We just discuss about the input output interface, various data transfer scheme, ठीक है ना, मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर अंडर इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। कि आपका जो डेटा ट्रांसफरिंग होता है उसमें बेसिकली दो तरह का स्ट्रेटजी फॉलो किया जाता है। वो दो तरह का स्ट्रेटजी क्या है, पहला है जो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट और दूसरा है डीएमए। तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट भी तीन तरह से हम लोग उसमें कैटेगराइज करेंगे। बेसिकली जो डेटा ट्रांसफर होता है उसमें प्रोसेसर और डिवाइस का अगर स्पीड सेम है, तो अगर स्पीड ऑफ द डिवाइस एंड द प्रोसेसर स्पीड रिमेन सेम, दैट मींस दैट इज द प्रोग्राम्ड सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट। यानी सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट जब डेटा ट्रांसफर होगा तो उसमें डिवाइस और प्रोसेसर दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। और जब आपका प्रोसेसर का स्पीड डिवाइस से ज्यादा है, डिवाइस स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, तो दैट इज द क्राइटेरिया फॉर एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर। अब ये तीसरा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटरप्ट ड्रिवन। इंटरप्ट ड्रिवन का कॉन्सेप्ट तब आया क्योंकि जो स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस है इसमें लंबे समय तक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस के को जो है डिवाइस के लिए वेट कर रहा है, तो जब तक वो वेट कर रहा है तब तक दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया इंटरप्ट ड्रिवन का। अब ये तीनों में सीपीयू का प्रेजेंस जरूरी है और सीपीयू ही कंट्रोल जनरेट करता है। जो दूसरा कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे डीएमए, तो वो डीएमए आपका जो है वो ऑथराइजेशन लेता है सीपीयू से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए। तो पेरिफेरल्स और मेमोरी के बीच में जो डायरेक्ट डेटा ट्रांसफरिंग होता है जिसमें सीपीयू का कोई रोल नहीं होता है, ये प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो यू जस्ट गो थ्रू दैट टॉपिक इन बुक, दैट टॉपिक इज अवेलेबल in Morris Mann also, the particular topic input output organization is available. तो input output में हम लोग peripherals, input output storage devices, अब उसमें input output storage devices में जो भी आप फर्स्ट सेम में पढ़े थे, input devices क्या क्या यूज होता है, आउटपुट, वो सब वही चीज आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो वो आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा और उसके बाद फिर इसको हम लोग इनिशिएट करेंगे। अर्थमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में जितना भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन होता है, ये सेक्शन आप मैक्सिमम यूज किए हैं। तो इन दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल अर्थमेटिकल ऑपरेशन इज इंक्लूडेड, वेरियस mnemonics used for arithmetical operation
एडिशन के लिए ऐड सी, एडिशन विथ कैरी। सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन विथ बोरो। देन मल्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो दीज आर द पर्टिकुलर अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस। और कुछ छूट गया क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसका सब्ट्रैक्शन विथ बोरो, बोरो के साथ सब्ट्रैक्शन। एक हुआ कि जिसमें बोरो का जरूरत नहीं है और एक हुआ जिसमें बोरो का जरूरत है। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर मूव R1A और ऐड R1B। तो R1 में A को यहाँ पर मूव जो है ये आपका हो गया डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मूव जो है वो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है और इस लाइन में आपका डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है। तो ये ऐड आपका डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है। तो R1 में R1 प्लस B ऐड हो गया। ठीक है, जैसे अगर आप मल्ट करते हैं यानी कि जितना भी मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शन आपका अरिथमेटिकल हो सकता है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर को यूज करने के लिए, ऑपरेशन के लिए लॉजिकल हो सकता है या शिफ्टिंग ऑफ बेस्ट हो सकता है। तो जो इवेल्युएशन हम लोग किए, जो 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस में स्टैक, एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर के लिए लिखे, उसमें बेसिकली हम लोग जो है अरिथमेटिकल ऑपरेशन का यूज ज्यादा किए। ठीक है ना। तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन कम्स अंडर डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर 1 बिट यानी लॉजिकल ग्रुप में 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज हैंडल। तो इन दिस इंस्ट्रक्शन 1 बिट इंफॉर्मेशन changing is maintained through the specific इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो नेमोनिक्स यूज होगा लाइक अब लॉजिकल में क्या है, लॉजिकल एंड और एक्सॉर। तो ये इसका में लॉजिकल यानी कि लॉजिक एंड गेट में जो ऑपरेशन होता है वो लॉजिकल एंड, ये लॉजिक और गेट, लॉजिक एक्सॉर गेट, है ना। देन कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि 0 बिकम 1 एंड 1 बिकम 0। कॉम्प्लीमेंट विथ कैरी। देन set C and set carry. These are the particular logical group of instructions. जैसे for example, if you write A
बी अगर है, कोई सपोज करो कोई इंफॉर्मेशन है और इसमें आपको जो है ए एंड बी करना है, ए एंड बी में वही काम होगा जो लॉजिकल एंड में होता है। तो लॉजिकल एंड में 0 0 1 1 0 1 0 1 में ये हर केस में 0 होता है, केवल जब बोथ इनपुट हाई रहता है तब आउटपुट हाई होता है। तो यहाँ पर इसका जो आउटकम होगा 1 0 1 0 0 1। तो दिस इज द आउटकम जनरेटेड whenever you apply logical and in between the two set of data। तो ए और बी जो दो डेटा सेट है, इसमें अगर आप लॉजिकल एंड लगाएंगे तो डेट इज द लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अब जैसे लोड ए कर रहे हैं, ठीक है ना, लोड ए कर रहे हैं और यहाँ पर एंड बी कर देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? एंड बी आपका एक तरह का लॉजिकल ऑपरेशन है। तो लोड ए करने का मतलब है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में मेमोरी ऑपरेंड ए गया, एंड बी करने का मतलब है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में मेमोरी ऑपरेंड ए जो है उस पर ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मेमोरी ऑपरेंड ए एंड मेमोरी ऑपरेंड बी। तो यहाँ ए नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? ये ए आपका जहाँ है, ए कहाँ पर है आपका? ए एसी में है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में है। अब इसी चीज को अगर आप लिखेंगे मूव R1A और एंड R1B। अब यहाँ पर क्या है? R1 रजिस्टर, यहाँ एक्यूमुलेटर रजिस्टर की जगह R1 नेमिंग कन्वेंशन यूज कर लिए, इसमें मेमोरी ऑपरेंड ए गया और R1 में ही आप स्टोर करना चाहते हैं R1 और B के ऊपर मेमोरी ऑपरेंड, यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके, यानी कि न्यू वैल्यू ऑफ R1। जैसे यहाँ पर इसी केस को अगर देखिए, ए में ये वैल्यू है, बी में ये वैल्यू है, ए को ये वैल्यू आपने स्टोर कर दिया R1 में और बी का वैल्यू को R1 के वैल्यू के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया और रिजल्ट R1 में ही स्टोर किया। तो ये जो आपका वैल्यू, फाइनल वैल्यू, ये कहाँ स्टोर हुआ? R1 में। इस केस में R1 में, यहाँ पर एक्यूमुलेटर में। यानी ये 1 एड्रेस के लिए है इंस्ट्रक्शन, ये आपका 2 एड्रेस के लिए इंस्ट्रक्शन है। ये क्लियर है ना? तो लॉजिकल में जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस होगा उसमें सेट ऑफ डेटा के ऊपर आप लॉजिकल ऑपरेशन जब भी करेंगे तो एग्जिस्टिंग आपका कोई भी एक्सप्रेशन होगा या मोर देन 1 एक्सप्रेशन होगा, उसके बीच में ही आप इसको अप्लाई करेंगे। क्या क्या बोलिए, क्या बोल रहे थे? फिर से बोलिए। शिफ्टिंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में 1 बिट शिफ्ट, यानी कि 1 बिट लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग होता है। तो अंडर दिस देयर इज 3 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द लॉजिकल शिफ्टिंग, सेकेंड वन इज द सर्कुलर शिफ्टिंग एंड अरिथमेटिक शिफ्टिंग। बेसिकली जब शिफ्टिंग आप करते हैं तो 2 तरह का शिफ्टिंग आप परफॉर्म करते हैं, एक आपका लेफ्ट और दूसरा राइट। देखिए, लॉजिकल, सर्कुलर या अरिथमेटिक किसी तरह का शिफ्टिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले कि शिफ्टिंग लेफ्ट और शिफ्टिंग राइट, ये 2 तरह का शिफ्टिंग होगा। तो शिफ्टिंग लेफ्ट होगा तो एक्चुअली क्या है, 1 बिट आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा, यानी 8 बिट का ये आपका एलोकेशन ब्लॉक है। तो 8 बिट में आपका लेफ्ट शिफ्टिंग होगा तो डेटा आउट कहाँ से होगा, यानी ये आपका सीरियल
आउटपुट होगा, यहाँ से डेटा आपका बाहर जाएगा, एक एक प्लेस आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डेटा क्या है, एक प्लेस आपका डेटा जो है वो न्यू एलोकेशंस के लिए वेट करेगा। तो यहाँ पर आपका सीरियल इनपुट होगा, यानी शिफ्टिंग लेफ्ट जब करते हैं तो 8 बिट के लिए है, 16 बिट, 4 बिट, जितना बिट ऑपरेशन करेंगे उसमें एक एक बिट डेटा आपका लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो लेफ्ट शिफ्ट होगा तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगा वो क्या होगा, आउट हो जाएगा, और राइट मोस्ट बिट पर हमको एक वैल्यू इनपुट करना होगा, क्योंकि एक एक बिट आपका शिफ्टिंग हुआ है। सेम थिंग जब शिफ्टिंग राइट करेंगे तो शिफ्टिंग राइट में एक प्लेस हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहां से डेटा आपका आउट होगा, ये सीरियल आउटपुट, ठीक है। तो राइट मोस्ट बिट आपका क्या है, वो आउट हो रहा है, सीरियल शिफ्टिंग राइट में राइट मोस्ट बिट आपका आउट हो रहा है, तो लेफ्ट मोस्ट बिट आपका जो है वो सीरियल इनपुट लेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी ही तीनों में फॉलो होता है। तीनों में क्या है, फर्स्ट टू में, थर्ड जो है ये केवल आपका लॉजिकल शिफ्टिंग का मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि जो अर्थमेटिक शिफ्टिंग है ये लॉजिकल शिफ्टिंग का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। क्यों मॉडिफाइड फॉर्म है, क्योंकि लॉजिकल शिफ्टिंग में वी डोंट केयर अबाउट द साइंड बिट, यानी कि वी डोंट केयर अबाउट द साइंड बिट, दैट मींस वी वर्क ऑन द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू को हम एब्सोल्यूट मान के उस पर वर्क करते हैं। अगर हमको साइन बिट को कवर करना है तो साइन बिट के लिए आपका एक बिट, यानी 8 बिट है तो उसमें एक बिट आपका रिजर्व हो जाएगा। तो 7 बिट इज यूज्ड फॉर एलोकेशन ऑफ डेटा एंड 1 बिट इज यूज्ड फॉर साइन बिट। तो 8 बिट में ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट एक होगा वो साइन बिट होगा। साइन बिट क्या है कि साइन बिट जो है वो 0 पॉजिटिव के लिए और 1 निगेटिव के लिए यूज किया जाता है। तो अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन बिट में 0 एलोकेट होगा, तो वो शिफ्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा साइन बिट, ठीक है ना। तो लॉजिकल शिफ्टिंग और सर्कुलर शिफ्टिंग में अब ये स्ट्रेटजी है कि सीरियल आउटपुट, जब आप लॉजिकल शिफ्टिंग की बात करते हैं तो लॉजिकल शिफ्टिंग में भी अगेन फर्दर आपका दो तरह का शिफ्टिंग होगा, एक लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, ये जो शिफ्टिंग लेफ्ट और शिफ्टिंग राइट हुआ इसी के आगे लॉजिकल लग जाएगा, इसी के आगे सर्कुलर लग जाएगा और इसी के आगे अर्थमेटिक लग जाएगा। ये काम सब में होगा। पहला दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तीसरा में डिफरेंसेस, पहला और तीसरा में क्या डिफरेंसेस है, तो पहला और तीसरा में है कि पहला में हम पॉजिटिव निगेटिव को केवल वैल्यू देख रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं देख रहे हैं, तो पूरे 8 बिट पर हम डेटा शिफ्टिंग कर रहे हैं। अर्थमेटिक शिफ्टिंग में हम पॉजिटिव निगेटिव को देख रहे हैं, तो हमारा जो 8 बिट है या 16 बिट है उसमें से एक बिट रिजर्व कर देते हैं साइन बिट के लिए। तो 8 बिट अगर आपका यूज हो रहा है तो 7 बिट इज यूज्ड फॉर एलोकेशन ऑफ डेटा, तो शिफ्टिंग अकर ऑन द 7 बिट ओनली। लेफ्ट मोस्ट बिट जो आपका एक बिट होगा उसमें केवल साइन बिट आप लिखेंगे, तो अगर पॉजिटिव है तो 0 लिख देंगे, वहां निगेटिव है तो 1 लिख देंगे। वो 0 या 1 जो लिख रहा है वो आपका शिफ्टिंग में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 7 बिट पर जो डेटा वही शिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करेगा। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, लॉजिकल राइट शिफ्ट। अब ये लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के लिए जो नेमोनिक्स यूज होता है, ये नेमोनिक्स हम लोग यूज करते हैं SHL, SHR। तो लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट राइट, ये दोनों निमोनिक हम जो है इंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, जैसे ऐड मल्ट सब यूज कर रहे हैं, तो उसी तरह से ये SHL लॉजिकल शिफ्टिंग लेफ्ट और SHR लॉजिकल शिफ्टिंग राइट के लिए यूज करेंगे। अब बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जब आप लॉजिकल शिफ्टिंग लेफ्ट या राइट करते हैं तो देखिए
लॉजिकल शिफ्टिंग ए में लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट अगर कर रहे हैं तो लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका एक बिट लेफ्ट जा रहा है, तो सीरियल आउटपुट यहाँ जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो सीरियली आउट हो रहा है, और सीरियल इनपुट क्या होगा? सीरियल इनपुट में आपको एक वैल्यू सोचना होगा कि सीरियल इनपुट में क्या रखना है। तो लॉजिकल शिफ्टिंग में सीरियल इनपुट हमेशा 0 होता है और सीरियल आउटपुट में डेटा लॉस्ट होता है। यहाँ पर लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट राइट जब करेंगे तो ये आपका सीरियल इनपुट है, ये हमेशा 0 होगा, और यहाँ शिफ्टिंग आप राइट कर रहे हैं एक प्लेस, तो ये आपका सीरियल आउटपुट होगा, यहाँ पर डेटा लॉस्ट होगा। यानी लॉजिकल शिफ्टिंग में आफ्टर शिफ्टिंग आइदर योर वन बिट डेटा लॉस्ट आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड और right hand, it depends on the shifting whether the shifting is logical left or logical right. So if the shifting is logical left shifting, then data lost from the leftmost position of the particular data, तो leftmost bit आपका जो है वो lost होगा। अगर logical right shift कर रहे हैं तो rightmost जो आपका bit होगा एक bit, वो data lost हो जाएगा। यही जो data lost हुआ, यहाँ serial input static है, फिक्स है, आपका सीरियल इनपुट केवल 0 ही होगा, 0 के अलावा 1 नहीं होगा, या कोई दूसरा कोई डेटा यहाँ पर नहीं लेना है। तो ये सीरियल इनपुट लॉजिकल शिफ्टिंग में फिक्स है। सर्कुलर शिफ्टिंग को समझना है, तो सर्कुलर शिफ्टिंग में ये जो डेटा लॉस्ट होता है यही डेटा आपका सीरियल इनपुट बन जाता है। यानी कि जब लॉजिकल सर्कुलर शिफ्टिंग की बात करेंगे तो ये सेम स्ट्रेटजी फॉलो होता है, सीरियल इनपुट और आउटपुट होता है, लेकिन यहाँ जो सीरियल आउटपुट डेटा लॉस्ट हो रहा है वो डेटा लॉस्ट नहीं होगा, यानी जो डेटा आउट होगा वही डेटा आपका इन हो जाएगा, इसीलिए इसको सर्कुलर बोल देते हैं। तो ये जो सीरियल इनपुट 0 लिखा गया है, अब ये तय नहीं, फिक्स नहीं होगा कि लॉजिकल शिफ्टिंग ऐसा हमेशा सीरियल इनपुट 0 ही हो। आपका सर्कुलर शिफ्टिंग में सीरियल इनपुट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपका लॉजिकल सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट में सीरियल आउटपुट डेटा 1 हो रहा है या 0 हो रहा है। एक बिट का जो सीरियल आउट हो रहा है वो डेटा 1 है या 0। अगर 1 होगा तो सीरियल इनपुट 1 होगा, अगर 0 होगा तो सीरियल इनपुट 0 होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सर्कुलर शिफ्टिंग में ये चीज आपका है जो लॉजिकल शिफ्टिंग से डिफरेंस है। तो सपोज करिए कोई अगर प्रॉब्लम अगर है, सपोज a इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड यू हैव टू परफॉर्म SHLA, SHRA, तो शिफ्ट लेफ्ट, यानी ए जो डेटा है उसको लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद आउटकम क्या जनरेट होगा। तो ए जो आपका डेटा है सबसे पहले तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 0 1 0, तो ये 4 बिट में आपका ये लोकेट होगा, ये आपका एक्चुअल डेटा है। अब इसमें आप जब लॉजिकल 8 बिट अगर वो दिया रहेगा, अगर 8 बिट तो 8 बिट दिखाएंगे, तो बाकी का जो एलोकेशन में 0 एलोकेट कर देंगे, इसमें 1 0 1 0 है। तो यहाँ पर अगर हम SHLA लिख रहे हैं तो अब ये आपका शिफ्टिंग लेफ्ट करने के बाद ए का स्टेटस क्या होगा। तो लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो आपको यहाँ देखना है कि सीरियल आउट कहाँ से होगा, राइट से या लेफ्ट से। अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो सीरियल आउट आपका कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट मोस्ट बिट आपका आउट हो रहा है। तो लेफ्ट मोस्ट बिट आउट हो रहा है, इसका मतलब है कि, और सीरियल इनपुट कहाँ से हो रहा है, राइट से। तो राइट से हो रहा है तो आपको इसमें यही करना है कि राइट से आपको सीरियल इनपुट कर देना है पहले, यानी राइट से सीरियल इनपुट क्या होगा 0, इसको इनपुट करने के बाद जो है उसको जैसे है उसी सीक्वेंस से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जितना जगह बच गया उसमें 0 प्लेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली आप देखिएगा 4 0 है तो 1 0 आउट हो गया, ठीक है ना।
तो ये आपका स्टेटस हो गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इस ए का। तो आप देखिए अब ए कितना हो गया, ए का वैल्यू 10100, तो ये आपका 3 और 1 4 है, तो ये आपका 16 और यहाँ 2 कितना हो गया 20, डबल हो गया ना। तो सेम थिंग अगर राइट शिफ्टिंग होगा तो यही चीज आपको अगर राइट शिफ्ट करना है 1 2 3 4 5, तो राइट शिफ्ट में आप यहाँ देखेंगे कि आपका आउट कहाँ से हो रहा है, राइट मोस्ट, इन कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट मोस्ट। तो यहाँ पर वो ज्यादा गाना सुनना है जी सौरभ राज, इसलिए म्यूट कर देता है लोग क्लास को। ठीक है, तो SHRA, तो ए में अब ये आपका क्या है, लेफ्ट मोस्ट, यानी सीरियल इनपुट लेफ्ट से हो रहा है, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट में एक 0 प्लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो एक्चुअल डेटा है उसको लेफ्ट टू राइट लिख देना है। एक्चुअल डेटा इसके बाद 0, इसके बाद एक और 0, यानी 4 0 हो गया, फिर 1 0 1, यानी कि राइट मोस्ट बिट एक आपका लॉस्ट हो गया। तो ये आपका SHRA, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ए का वैल्यू कितना हो गया 5। तो इससे क्या है आप ऑब्जर्व किए, यानी लेफ्ट शिफ्टिंग से आपका वैल्यू डबल हो रहा है और राइट शिफ्टिंग से वैल्यू हाफ हो रहा है। यहां से ही आपका कंडीशन अरिथमेटिक शिफ्टिंग का जनरेट होता है। यानी अरिथमेटिक शिफ्टिंग जब लेफ्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना। तो अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको याद भी नहीं करना, यहीं से आपको कंडीशन मिल गया। तो अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो जो भी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। केवल लॉजिकल शिफ्टिंग का ये पार्ट हम वहां यूज कर लेंगे, बाकी जो साइन बिट है इट रिमेन्स सेम आफ्टर एंड बिफोर शिफ्टिंग, यानी शिफ्टिंग के पहले और शिफ्टिंग के बाद दोनों समय में साइन बिट आपका अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा।